Hello students, we were studying about the one dimensional perfectly rigid box में पार्टिकल को हम देख रहे थे. ठीक है, मतलब हम ये देख रहे थे कि कोई फ्री पार्टिकल अगर किसी बॉक्स में मोशन करता है तो उसकी किस तरीके की मोशन रहती है, फंक्शन क्या आता है. तो हमने फंक्शन साई निकाल लिया था. ठीक है, हमने ये देख लिया था कि कोई पार्टिकल, अगर कोई फ्री पार्टिकल है इस बाउंड्री में, यानी कि x = 0 से x = a के बीच अगर मोशन कर रहा है तो पार्टिकल के लिए हम लोग साई निकाल चुके थे, है ना. साई = a sin kx b cos kx. और ये कैसे आया था, कंडीशन क्या है पार्टिकल पर कि पार्टिकल 0 से a के बीच में तो उसका पोटेंशियल है 0, और बाउंड्री से बाहर, है ना, दोनों बाउंड्री से बाहर उसका पोटेंशियल है इनफाइनाइट. तो यहाँ पर जहाँ पर पोटेंशियल इनफाइनाइट है वहाँ तो फंक्शन 0 होगा, और जहाँ पर पोटेंशियल 0 है उसके लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पर उसको अप्लाई किया था और उससे मेरे पास फंक्शन साई इतना आया था. ठीक है, तो फिर मैंने आपसे ये कहा था कि इसमें अननोन कॉन्स्टेंट्स जो हैं ए और बी, इनकी वैल्यू हमें मिलेगी बाउंड्री कंडीशंस लगा करके. ठीक है, तो आज हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें सब हेडिंग है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ए एंड बी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी. ठीक है, यानी कि इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि ए और बी की जो नियतांक ए और बी है उनके मान याद करना. ठीक है, उनका निर्धारण करना कि वो कितने होंगे. ठीक है, चलो अब जो हमारा वन डायमेंशन बॉक्स है, ठीक है, उसमें वो x = 0 पर और x = a पर बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या है, बाउंड्रीज कौन कौन सी है, एक तो x = 0 की बाउंड्री है और एक x = a की बाउंड्री है. तो हम ये चेक करेंगे कि x = 0 पर और x = a पर पोटेंशियल v जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है, और इस पर फंक्शन साई क्या है, 0 है. इसी से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, a की और फिर b की वैल्यू मिलेगी. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस at x = 0 and x = a, vx = infinite and psi x = 0. ठीक है, therefore हमारे पास psi x क्या है, psi x क्या है हमारे पास, a sin kx. ठीक है, therefore at x = 0, पहले किस पर चेक करेंगे, x = 0 पर हम इस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे. फंक्शन क्या है हमारे पास, a sin kx b cos kx, ये हमारे पास है. किस पर इसको अप्लाई करेंगे, x = 0 पर, है ना. x = 0 पर क्या है, साई 0 है. ठीक है, तो हम यहाँ पे x = 0 रखेंगे, उससे फंक्शन साई क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, तो साई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. a साइन यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 0 और b कॉस यहाँ पर भी वैल्यू क्या रखेंगे, x की जगह पर 0 रखेंगे. तो साइन तो ये तो 0 हो गया, है ना, ये तो 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से मेरे पास b = क्या आ गया, 0 आ गया. ठीक है, नंबर कितना डाला था हमने, नंबर नहीं डाला था सॉल्यूशन को, तो इसको नंबर 2 डालेंगे. अब हम क्या करेंगे, ये b की वैल्यू 0 किस में रखेंगे, इस साई में, तो ये वाला पूरी टर्म 0 हो जाएगी. क्या बचेगी, केवल साई x = a sin kx बचेगी. ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ उसको, ये आ गए मेरे पास वैल्यूज़ को मैंने नंबर 3 डाल दिया. पुट 3 × 2, देयरफॉर साई कितना आ गया, साई आ जाएगा a sin kx, मतलब b तो मेरा 0 हो गया. ठीक है, कौन सी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पर, x = 0 पर 0 को अप्लाई करने पर b 0 हो गया, क्या आ गया, साई = a sin kx आ गया. समझ में आ गई बात आपको, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 4. समझ में आ गई. अब हम इस फंक्शन साई पर क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. ठीक है, क्योंकि मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है a, तो कोई भी फंक्शन है उसमें अपन जब भी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, हमने क्वेश्चन भी किए हुए हैं उस पर बेस्ड फाइंड आउट करते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a we apply नॉर्मलाइजेशन कंडीशन. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का मतलब है साई स्टार साई dx = 1 होना चाहिए.
कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होना चाहिए, पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी थोड़ी ना है, हमारे पास तो ज़ीरो से ए पार्ट, ज़ीरो से ए बाउंड्री जो है हमारे पास वो क्या है, ज़ीरो से ए है ना। अब इतना तो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन भी हमने किए हैं इस पे बेस्ड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो से ए, साई स्टार साई मतलब इसका साई स्टार ये खुद ही होगा, तो ए स्क्वायर आ गया बाहर, अंदर क्या बच गया आपका, साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 है ना। इंटीग्रेट करोगे इसको, इसके लिए आप इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2 के एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 1, यही लिखोगे। ठीक है, देखो अब आगे कांस्टेंट निकालना है हमें, ए स्क्वायर इंटीग्रेट 2 को बाहर ले लो है ना, इस 2 को क्या कर लिया मैंने, बाहर ले लिया। ठीक है, ठीक है, अब देखो इंटीग्रेट करो इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कॉस का कितना हो जाएगा, साइन 2 के एक्स बाय 2 के, है ना। और क्या आ जाएगा साथ में, लिमिट 0 टू ए इज इक्वल टू 1, जिससे मेरे पास लिमिट रखो, ए रखोगे यहाँ पे है ना, यहाँ पे ए रखो, यहाँ पे क्या रखोगे, ए रखोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या रखोगे, ए रखोगे और जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, संचरण नियतांक है ये, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। हालांकि हम इसकी वैल्यू के इज इक्वल टू √2 अपॉन एच कट स्क्वायर निकाल चुके हैं, आपको याद होगा। ठीक है, तो आप ए रखो या जीरो रखो, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी साइन में, और यहाँ पर ए रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बाई 2 और ए इज इक्वल टू 1, तो ए आपको कितना मिलेगा, √2 बाई ए। तो जो कांस्टेंट है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए आए और √2 बाई ए आएगी। ठीक है, ये वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी, 5, ये 5 की वैल्यू मैं कहाँ रख दूँ, 4 में रख दूँ, तो मेरे पास फंक्शन आ जाएगा, पुट 5 इंटू 4। ठीक है, 5 को 4 में रखो, साइज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 बाई ए साइन के एक्स। समझ में आ गई बात आपको, ये वैल्यू हो गई मेरे पास 6। ठीक है, अभी भी मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब हालांकि के की वैल्यू मेरे पास है √2 अपॉन एच कट स्क्वायर, लेकिन वो ई एनर्जी की फॉर्म में है। अब के की एक वैल्यू और फाइंड होगी, वो आएगी आपकी लेवल्स की, नंबर ऑफ लेवल्स की फॉर्म में आएगी, वो हम फाइंड आउट करेंगे दूसरी बाउंड्री कंडीशन, यानी कि पहली तो थी हमारी ये वाली जिसमें हमने x इज इक्वल टू 0 अप्लाई किया, तो मेरे पास b इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या अप्लाई करेंगे कि जब x बराबर a होगा तो क्या होगा, समझ में आ गई। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो टॉपिक चल रहा था उसमें आपकी जो ये फर्स्ट सब हेडिंग हो गई। ठीक है, टॉपिक चल रहा है हमारा 1 डायमेंशन बॉक्स, उसमें ये फर्स्ट हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग है आपकी आइगन फंक्शन, क्योंकि हमें ये जो फंक्शन है साई उसको कंप्लीट करना है, ये आइगन फंक्शन है, इसके कंप्लीट करना है। मैं बोला ना के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, हमने देखो हमने ये सारा काम किस लिए किया, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किया। ठीक है, उसमें हमें ये पता चल गया कि बी की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 पता चल गई, तो फिर ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या लगाई, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाई, उससे मेरे पास ए की वैल्यू √2 बाई ए आ गई। समझ में आ गई बात, वो जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू आई ए की वो हमने यहाँ रख दी। ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे के की वैल्यू नहीं पता, इसलिए के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सब हेडिंग, वो है आइगन फंक्शन। ठीक है, अच्छा आइगन फंक्शन जो है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस इज द आइगन फंक्शन, इक्वेशन 6 में जो है आइगन फंक्शन ऑफ 1 डायमेंशन बॉक्स इज साई इज इक्वल टू √2 बाई ए साइन के एक्स। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू ए साई इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे, √2 बाई ए साइन के ए। अब देखो ये √2 बाई ए तो 0 में चला जाएगा, क्या आ गया आपका, साइन के ए इज इक्वल टू 0। जीरो को क्या लिख सकती हूँ मैं, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, साइन के इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको साइन एन पाई लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, इस जीरो को लिख सकते हैं ना, आप एन की वैल्यू रखते जाओ, 1 2 0 1 2 3 4 5 रखते जाओ, वैल्यू 0 ही आएगी, तो इस जीरो को मैं साइन एन पाई लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप बता दो वेयर स्मॉल एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, अब आपका देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, के ए इज इक्वल्स टू एन पाई, तो यहाँ से आपका के इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एन पाई बाई ए,
जहाँ पर आपका n इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 डैश डैश डैश। समझ में आ गई। तो हमने k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। ये आ गई इक्वेशन नंबर 7। अब 7 को मैं 6 में रख सकती हूँ यहाँ पे k की वैल्यू की, जो कि तो मेरे पास कंप्लीट आइगन फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो आप क्या करोगे, पुट 7 इंटू 6, ठीक है। तो आपका साइज इक्वल टू कितना आएगा, √2/a साइन n π/a इंटू एक्स। समझ में आ गई। तो ये आपका कंप्लीट क्या आ गया, आइगन फंक्शन की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमने दो बाउंड्री कंडीशन लगाई, एक तो लगाई x इज इक्वल टू 0, उससे मुझे b की वैल्यू मिली। a की वैल्यू निकालने के लिए मैंने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाई, क्योंकि एक ही बचा जो कि नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा के निकाली जाती है, ठीक है। उससे मेरे पास ये फंक्शन आ गया। उसमें फिर मैंने k की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगाई, यानी कि x इज इक्वल टू a पर। 0 पर तो साई 0 है, लेकिन x बराबर a पर भी तो साई 0 है, क्योंकि दोनों बाउंड्री हैं उस बॉक्स की पर्टिकुलर की, ठीक है। तो ये आपका x इज इक्वल टू कितना आ गया, n π/a आ गया। यहाँ पे ये जो n है ये नंबर ऑफ लेवल्स हैं, एनर्जी लेवल है। मैं इसका आपको बताऊंगी ठीक से। एक बार आइगन फंक्शन तो निकाल लिया हमने, आइगन वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये n एक्चुअली है क्या। लेकिन अभी आप इतना समझिए कि n जो है कोई इंटीजर नंबर है, n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे डैश डैश है। समझ में आ गई। तो साई की वैल्यू मेरे पास ये फाइंड आउट होगी, ठीक है। अब आप ये देखो कि मैं इसको ग्राफ के थ्रू कैसे समझ सकती हूँ। अब देखो जो फंक्शन साई आया आपका वो साइनोसॉडल है ना, यानी कि इसका जो कर्व है वो साइन के कर्व जैसा आएगा। लेकिन जब n बराबर 1 है तो वैल्यू कितनी आएगी, साइन π/a आएगी। जब n बराबर 2 है तो कितना आएगा, साइन 2π/a आएगी। जब n बराबर 3 है तो साइन 3π/a आएगी। तो हर लेवल के लिए ग्राफ अलग अलग आएगा, ठीक है। देखो तो जब अलग अलग लेवल के लिए कर्व खींचा गया 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए, तो यूँ समझ लो कि ये तो x बराबर 0 है ना, और यहाँ ले लो आप, यहाँ ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ये x बराबर a है, तो ये हमारी बॉक्स बन गया, है ना, 1 डायमेंशन बॉक्स बन गया। इसमें ये सबसे पहला क्या है, n इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर है आपका n इज इक्वल टू 2 लेवल, और यहाँ है आपका n इज इक्वल टू 3 लेवल। समझ में आ गई। आपको क्या करना है, फंक्शन साई को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जब n बराबर आपका 1 है तो जो आपका कर्व आएगा वो कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है। जब आपका n बराबर 2 है तो जो कर्व आता है वो इस तरीके से आता है, ठीक है। जो आपका n बराबर 3 है तो वहाँ आपका कर्व इस तरीके से आता है। समझ में आ गई बात आपको। अब क्यों आता है, देखो ये यहाँ पे ये आप बिंदु देख रहे होंगे, ये वाले इन पर्टिकुलर बिंदुओं पर जो आपकी साई है, मतलब ये तो किसके लिए ग्राफ है, साई 1 के लिए, ये साई 2 के लिए है, और ये वाला ग्राफ है साई 3 के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको दो नोड्स मिले हैं। नोड्स वो जगह हैं जहाँ पर आपका फंक्शन साई जो है वो 0 है। बात समझ में आई है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 2 नोड मिले हैं, लेकिन इसमें 3 नोड मिले हैं, और इसमें कितने, 1 2 3 4 नोड मिले हैं। तो n बराबर 1 में 2 मिले हैं, n बराबर 2 में 3 मिले हैं, n बराबर 3 में 4 मिले हैं। तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया कि किसी भी 1 डायमेंशन बॉक्स में जो नोड्स हैं वो कितने होंगे, कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, ये पता कैसे चलेगा, बाय फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ नोड्स। नोड्स मतलब हिंदी में बोलते हैं निस्पंद। निस्पंद मतलब वो जगह जहाँ पर फंक्शन या एनर्जी 0 होती है, ठीक है। वो वैल्यू वो क्या कहलाते हैं, निस्पंद, यानी कि नोड कहलाते हैं। और वो कितने होते हैं, n+1। जितना लेवल है उससे एक ज़्यादा मिल रहा है। देखो ना, 1 है तो 2 मिल रहे हैं, 2 है तो 3 मिल रहे हैं, 3 है तो 4 मिल रहे हैं। तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया है कि नोड्स जो मिलेंगे, जितना नंबर ऑफ लेवल होगा उससे एक ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ गई। तो ये तो ग्राफ है साई के लिए, लेकिन पार्टिकल की कहीं पर पाए जाने की प्रायिकता जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर मैं इसी चीज़ को प्रायिकता की फॉर्म में शो करूँ, ये x इज इक्वल टू 0, ये एक्स ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो फंक्शन साई की वैल्यू यहाँ से देखो ना, साई 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, √2/a साइन π/a इंटू एक्स। साई 2 कितना आएगा, √2/a साइन
2π/a/x। इस तरीके से डैश डैश मिलेगा। तो यहाँ पे साइन का मतलब ये किसके लिए √2/a sin π/a। साइन का ग्राफ तो यहीं से तो शुरू होता है, लेकिन नंबर ऑफ नोड्स चेंज हो जाएंगे। 2 है तो उसमें 2 नोड मिलेंगे। ग्राफ ऐसा ही तो आता है भाई साइन का, समझ में आ रही है। तो जो फंक्शन साई है वो पॉजिटिव में भी आएगा, नेगेटिव में भी आएगा, लेकिन पार्टिकल की किसी भी जगह पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी, ये तो कर्व किसके लिए, साई के लिए, ये किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है और प्रोबेबिलिटी को आप मॉड साई स्क्वायर से दिखाते हो, स्क्वायर हो गया तो प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव। तो ये ही जो कर्व मिलेंगे ये सारे सिर्फ पॉजिटिव में मिलेंगे, यानी कि ये जो 2 मिल रहे थे आपके, नोट्स तो उतने ही मिलेंगे लेकिन ग्राफ आपका कंप्लीटली पॉजिटिव में मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, यानी कि ग्राफ तो यही है, बस इसका नेगेटिव पार्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, मॉड भी लग रहा है और स्क्वायर भी लग रहा है, तो वैल्यू जो मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। तो ये ग्राफ है साई 1 स्क्वायर के लिए, ये है साई 2 स्क्वायर के लिए, और ये है साई 3 स्क्वायर के। दिस इज़ फॉर n=1, n=2 एंड n=3। ये आपको ध्यान रखना है। ग्राफ समझ में आए? ग्राफ तो पक्का आएगा, अगर ये टॉपिक आएगा तो इन दोनों में से कोई एक कर्व या दोनों कर्व तो पूछे ही जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, जब केवल फंक्शन साई के लिए कर रहे हो आप, तो आपके जो ग्राफ है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए यही ग्राफ का नेगेटिव पार्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब तो ये ग्राफ जो है वो वैसा ही आएगा, लेकिन नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा उसमें, वही पार्ट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट है ये ऊपर शिफ्ट हो गया। बात समझ में आ गई आपको? तो ये आपका जो है 1 डायमेंशन बॉक्स में अब आपका क्या बचा है, आपका बचा है आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यू हम निकालेंगे, फिर आइगन वैल्यू के लिए हम कर्व प्लॉट करेंगे कि आइगन वैल्यू में जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किस तरीके से आएंगे। समझ में आ गई बात आपको? उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गई? इसमें इतना ही। ओके, थैंक यू।